हाय बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का सिविक्स लेसन 10 है और लेसन ये आपकी बुक का लास्ट लेसन है। लास्ट में नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें इसको कई पार्ट्स में करना पड़ेगा क्योंकि लंबा लेसन है और उसको हमको डिसाइड करना है। तो ये लेसन लास्ट है, ठीक है। और लेसन का फर्स्ट वीडियो होगा नेम लेसन लॉ एंड सोशल जस्टिस। लॉ एंड सोशल जस्टिस, लॉ मीन्स क्या होता है? कानून और सामाजिक न्याय। समझना होगा कि लॉ एंड जस्टिस का मीनिंग क्या होगा। इसके बाद हम लोग डिस्क्राइब करेंगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से ताकि आपको इंग्लिश समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। इससे पहले बता दूँ आप लोगों को, मैं लेसन का पूरा कंप्लीट लेसन कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप जाकर के उसको इजीली 1 बाय 1 लेसन बाय लेसन आप उसको देख सकते हैं ताकि आपको रिकवर हो सके। आज हम बात करेंगे लास्ट लेसन का, इस बुक का यानी कि सिविक्स का। तो लेसन द नेम ऑफ लेसन इज लॉ एंड सोशल जस्टिस। देखिए, लॉ एंड सोशल जस्टिस, लॉ क्या है और जस्टिस क्या है, हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो हम जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारी बातों को मेंशन किया गया कि अगर सोशल में, अगर समाज में किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में या उसके प्रति अगर कोई अनजस्टिस होता है, अन्याय होता है, कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन करता है, शोषण करता है, चाहे वो फिजिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, तो उसको जस्टिस दिलाने के लिए लॉ बनाया गया, नियम बनाए गए, कानून बनाए गए। तो उसी कानून के अकॉर्डिंग जो एक्सप्लॉयटेशन करने वाले लोग हैं, जो शोषण करने वाले लोग हैं, उन्हें पनिश दी जाती है, उन्हें पनिशमेंट दी जाती है। हम इन बातों को समझेंगे, आखिर ये सोशल जस्टिस क्या है, एक्सप्लॉयटेशन क्या है, लॉ क्या है, इन तमाम बातों को हम समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। तो अभी हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 120 ओपन कर लीजिए ताकि आप लाइन बाय लाइन इसको समझ सकें। आइए देखते हैं। डू यू रिकॉल द स्टोरी ऑफ द शर्ट फ्रॉम योर क्लास 7th बुक। जैसा कि आपको पता है, क्लास 7 में हमने एक लेसन पढ़ा था, अ स्टोरी ऑफ अ शर्ट, एक शर्ट की कहानी पढ़ी थी। अगर नहीं पता होगा तो आपको बता दूँ एक शॉर्ट तरीके से कि उसमें क्या होता है कि जो शर्ट बनता है मार्केट में, कोई भी शर्ट हम लोग जो यूज करते हैं, वैसा नहीं कि किसी ट्री पर वो फलता है और हम तोड़ के ले लाते हैं, है ना। उसके लिए कई सारी लंबी प्रोसेस है और कई अलग अलग स्टेप पर, कई अलग अलग चेन में वो वर्क होता है। ये शर्ट हम यूज करते हैं। अगर हम उसकी गहराई तक देखें कि ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, कहाँ से इसकी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो हम देखने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा कि जो स्टार्टिंग प्रोसेस क्या है कि कॉटन की खेती होती है, एग्रीकल्चर होता है, कॉटन ग्रो होता है, उसको लोग हार्वेस्ट करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। और स्मॉल ट्रेडर्स को, ये स्मॉल ट्रेडर्स पूरे ऐसे पेजेंट से कलेक्ट करता है, परचेज करता है और बड़ा अमाउंट पे बेच देता है बड़े बिग ट्रेडर्स को। ये जो ट्रेडर्स हैं, बिग ट्रेडर्स, वो बेच देते हैं कंपनी को। अब जाता है कंपनी में, ज़्यादा इंडस्ट्री में, जिसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं, वहाँ पर इस पर वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, वर्क करते हैं, इक्विपमेंट लगता है और कई सारी प्रोसेस हैं। यानी कि पहले उसको तो कॉटन से यार्न बनाना, उसको डे करना, कलर करना, फिर उसको कपड़े बनाना, कपड़े बनाने के बाद उसको फिर डिजाइन देना, फिर उसको सिलना, फिर उसको पैकेजिंग करना, यानी कि तमाम सारे वर्क होते हैं। इसके बाद शर्ट जब तैयार होता है तो फिर ऐसा नहीं कंपनी डायरेक्ट जाते हैं, कंपनी में हम एक शर्ट लेके आते हैं, नहीं करते ना, हम दुकान पे जाते हैं, हम जाते हैं टेलर दुकानों पे जाते हैं, वहाँ से 1 पीस 2 पीस जितना हमें रिक्वायरमेंट होता है अपने डिजाइन के अनुसार हम लोग वहाँ से परचेज करते हैं। ऐसा नहीं कंपनी डायरेक्ट दुकान को सेल कर दिया है। इससे भी कई लोग होते हैं जो कंपनी से लेते हैं, बड़े ट्रेडर्स, वहाँ से फिर लेते हैं स्मॉल ट्रेडर्स, इसके बाद आती है आपको डीलर के पास और तब हम दुकान पर जाते हैं और परचेज करते हैं। यानी कि यहाँ देखने की बात है कि जो शॉर्ट हम यूज करते हैं तो कई टर्म में, कई प्रोसेस, कई स्टेप वाइज स्टेप घूम करके हमारे पास आता है। सपोज अगर हम कॉटन ग्रो करते हैं, हम फिर शर्ट भी परचेज करते हैं। तो शर्ट परचेज करना और कॉटन ग्रो करने के बीच में ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसको फॉलो अप होने के बाद जो है आता है। आखिर अब होता क्या है, इतने दूर तक तो कवर किया, यानी कि कॉटन जो फार्मर से तैयार हुआ, स्मॉल ट्रेडर्स, बिग ट्रेडर्स, कंपनीज, वहाँ लेबर, इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, इसके बाद फिर बिग ट्रेडर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, फिर रिटेलर, फिर मेरे पास आए। तो इसमें क्या हुआ, हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो रेट ऑफ अमाउंट है वो डिफरेंट होता है। वहाँ हमने देखा था एक चीज़, मोबाइली बात देखा था
कि वहाँ एक सपना रहती है, एक फार्मर्स है जिसके पास लैंड है, बट वो चाहते हैं कि हम कॉटन की खेती ग्रो करें, कॉटन करें, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होता है। अब पैसा क्या होगा, सीड्स परचेज करना है, फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइज करना है, उसमें इक्विपमेंट्स लगेगा, इरिगेशन करना है, इन तमाम चीज़ों को परचेज करने के लिए उसके पास पैसे नहीं रहते। तब क्या करती है, वो जाती है व्यापारी के पास, जाती है ट्रेडर के पास, उससे लोन लेती है। लोन लेती है तो क्या होता है, एक कंडीशन पर लोन देता है। कंडीशन ये होता है, वो कहता है कि मैं आपको लोन दूंगा, लेकिन जब आपका फसल हार्वेस्ट होगा तो आप हम ही को सेल कीजिएगा, आप मार्केट में जाकर डायरेक्ट नहीं सेल कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर ठीक है, जब मेरा हमको किसी को सेल नहीं करना है तो आप ही को सेल करेंगे हम। अब देखिए उसमें हुआ क्या कि कॉटन ग्रो हुआ, रेडी भी हो गया, हार्वेस्ट भी हो गया, लेकिन जितना मार्केट प्राइस था, सपोज मार्केट में अगर 10 रुपीज़ या 100 रुपीज़ के जी है, तो वो ट्रेडर्स बोला कि हम आपको 80 रुपीज़ ही के जी लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले से एडवांस दे रखा है। तब यहाँ क्या हो रहा है, सपना ने तो भाई पूरा वर्क किया और 80 रुपीज़ मतलब पूरा परिश्रम किया, और उसका मंडी का रेट जो है उस मंडी के रेट से कम पे ले रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, सपना के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है। अगर एक मंडी में सेल करती, उसके बाद जब पैसा होता तब क्या होता, डायरेक्ट का मुनाफा होता। तो यहाँ से की बात हम लोग देखा पिछले क्लासों में इस तरह से। तो इस तरह से तमाम आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं कि लोगों का शोषण समाज में होता है। तब क्या होगा भाई, हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें अपने बचने के लिए क्या करना होगा, आइए देते हैं हम लोग। तो वी saw that there is a chain of the market links producers of cottons to the buyers of the shirt in the supermarket. Buying and selling was taking place at every step in the chain. यानी कि बाइंग और सेलिंग जो है प्रत्येक अलग अलग स्टेप, अलग अलग चेन में जुड़ा हुआ है। Many of the people directly or indirectly involved in the productions of a shirt. हमने देखा अभी एग्जाम्पल में कि जो प्रोडक्शन ऑफ शर्ट है, शर्ट की बनाने में बहुत सारे लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं, इन्वॉल्व इसमें। स्मॉल फार्मर्स प्रोड्यूसिंग कॉटन, द वेवर्स ऑफ रोड और द वर्कर्स इन द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज फेस्ड एक्सप्लोटेशन और एन अनफेयर सिचुएशन इन द मार्केट। यानी कि जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, चाहे स्मॉल फार्मर्स हो, ट्रेडर्स हो, या इसमें वर्कर्स हो, लेबर्स हो, जो भी हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं इस तरह से जो फैक्ट्री एक्सपोर्टिंग करती है उसमें बहुत से लोग क्या होते हैं, बहुत से लोगों का शोषण होता है, एक्सप्लोटेशन होता है, और एन अनफेयर सिचुएशन इन द मार्केट। और मार्केट में क्या होता है, अनफेयर होता है, यानी गलत तरीके से लोग इसका उपयोग करते हैं। मार्केट्स एवरीवेयर, मार्केट जो क्या है चारों तरफ है, और सभी लगभग क्या होते हैं, लोगों का शोषण करने का प्रयास करते हैं ताकि उसे क्या हो, अधिक से अधिक का बेनिफिट हो। वेदर एज वर्कर्स, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स, यानी कि मार्केट में मेनली जो होते हैं वर्कर्स होते हैं, काम करने वाले होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, सामान परचेज करते हैं, और होते हैं प्रोड्यूसर, सामान को प्रोड्यूस करने वाले। ये तीन लोग होते हैं मार्केट प्लेस पे लगभग। टू प्रोटेक्ट पीपुल फ्रॉम द एक्सप्लोटेशन, यानी किस तरह से लोगों का शोषण होने से बचने के लिए द गवर्नमेंट मेक सर्टेन लॉ, सरकार ने क्या किया है, कुछ निश्चित नियम लगाए हैं, कानून बनाए हैं। दिस लॉ ट्राई टू इंश्योर दैट द अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस आर केप्ट एट मिनिमम इन द मार्केट। यानी कि इसका बढ़ने का मतलब ये है कि लगभग जो मार्केट में अनफेयर मीन्स हो रहा है या किसी व्यक्ति का एक्सप्लोटेशन हो रहा है वो कम से कम हो, यानी कि नहीं के बराबर हो। किसी भी व्यक्ति का अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू आवर लॉ ना, किसी को किसी का शोषण करने का अधिकार नहीं है। अगर आपके पास आपके साथ कोई एक्सप्लोटेशन कर रहा है फिजिकल या इकोनॉमिकल, तो आप FIR कर सकते हो, आप नियम कानून का दरवाजा जो है खटखटा सकते हो। आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल माध्यम से। लेट अस टेक अ कॉमन मार्केट सिचुएशन वेदर द लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक ऐसा मार्केट का एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पर जो है सिचुएशन जो लॉ का है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या कि लॉ वहाँ पर किस तरह से वर्क करता है, या लॉ के ना होने से क्या मतलब समस्या बढ़ सकती है, हम समझते हैं। दिस इज द इशू ऑफ वर्कर्स, ये वर्कर्स की समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं? वेजेज, मजदूरी। मालिक चाहते हैं कम से कम पैसे में हम ना अधिक से अधिक काम कराएं ताकि अधिक से अधिक बेनिफिट हो, और वर्कर चाहते हैं कि हम जितना वर्क करते हैं उतना हमें जो है प्रॉपर तरीके से क्या हो,
वेजेज मिले, सैलरी मिले। दिस इज द इशू ऑफ वर्कर वेजेज। प्राइवेट कंपनीज, कंट्रैक्टर एंड बिजनेस पर्सन नॉर्मली वेंट टू मेक एज सच प्रॉफिट एज दे कैन। यानी कि जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं या जो कंट्रैक्टर हैं या बिजनेस पर्सन है ना, जो भी दूसरे से वर्क कराते हैं, वो क्या चाहते हैं कि हम कम से कम मजदूरी रखें ताकि हमको अधिक से अधिक क्या होगा, बेनिफिट होगा। सपोज दैट अगर मान लीजिए कि हमें किसी कोई काम कराना है, हम कंट्रैक्टर हैं और हम किसी ऑनर से कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं ना। कॉन्ट्रैक्ट ये है कि हमें आप ये वर्क दीजिए, हमें इसको 10 डेज में कंप्लीट करा दूंगा, इसके लिए हम 20,000 रुपीज़ लेंगे। अब हमारा प्रयास क्या होगा, हम इस मान लो कि 5 या 6 लेबर जिसमें हम हायर करेंगे, तो हम चाहेंगे कि 6 और ये 6 लेबर हैं, अगर हम 300 देते हैं तो कितना होगा पर डे का 800 होगा। हम चाहेंगे क्या कि 10 डेज में ये काम कंप्लीट हो जाए, है ना, या कम से कम डेज में कंप्लीट होगा, ताकि क्या होगा, मैक्सिमम पैसे जो हमारा बेनिफिट हो जाएगा। तो ये टेंडेंसी रहती है काम कराने वाले ऑनर्स की कि हमें अधिक से अधिक का बेनिफिट हो सके। इन द ड्राइव ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि प्रॉफिट के लालच में, दे माइट डिनाई वर्कर्स देयर राइट्स एंड नॉट पे देम वेजेज। यानी कि मालिक जो है अपने प्रॉफिट के चक्कर में या प्रॉफिट के लालच में, है वर्कर्स की राइटों का, अधिकारों का और उनके प्रॉफिट का ध्यान न देते हुए केवल अपना ध्यान देते हैं। अब राइट क्या है, अब इसे मान लें कि रूल्स है कि हम 8 आवर टू वर्क कर सकते हैं, लेकिन मालिक क्या करते हैं, चलो 1 घंटा और कर दो, आधा घंटा और कर दो, यानी कि एक्स्ट्रा वर्क कराने का प्रयास करते हैं। अगर मान लो कि 1 लेबर जो है या 8 लेबर जो है 1 आवर एक्स्ट्रा काम किया, तो क्या हो गया, पूरे कंप्लीट 1 लेबर का चार्ज बच गया, नहीं बचा। तो एक तरह से क्या है, उन सभी लेबरों का एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है ना, ये उनके अधिकारों की विरुद्ध है। और वेजेज देना होगा तो क्या कि नहीं, मैं 500 नहीं दूंगा, मैं आपको 300 दूंगा, मैं इतना ही दूंगा, मैं उतना ही दूंगा, ये क्या है, शोषण है उसका। इस तरह की बातें होती रहती हैं। सिमिलरली टू इंश्योर दैट वर्कर्स आर नॉट अंडरपेड और पेड आर फेयरली, देयर इज अ लॉ ऑफ द मिनिमम वेजेज। यानी कि इस तरह से हमारी जो लॉ है ये राइट करती है कि भाई किसी को आप अंडर पे यानी कि कम मजदूरी जितना होना चाहिए उससे कम पे आप काम नहीं करा सकते हैं, या उन्हें आप जो मिनिमम वेजेज है, देखिए मिनिमम वेजेज क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट्स है मिनिमम वेजेज का, मिनिमम वेजेज एक्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक सरकार ने सैलरी फिक्स करी है, वेजेज फिक्स करी है कि आपको इतना ही, कम से कम आपको इतना वेजेज देना पड़ेगा और आप मैक्सिमम इतना आवर वर्क करा सकते हैं, इससे अधिक जो टाइम आप किसी को वर्क नहीं करा सकते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, मिनिमम वेजेज। और वर्कर हैज़ टू बी पेड नॉट लेस टाइम द मिनिमम वेजेज बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर के द्वारा कोई भी वर्कर जो है ना, मिनिमम वेजेज जो है उससे कम पैसे पर कोई काम नहीं कराए। द मिनिमम वेजेज आर रिवाइज अपवर्ड्स एवरी फ्यू ईयर्स। और जो मिनिमम वेजेज का रेशियो है वो क्या होता है, कुछ वर्ष के बाद उसको रिवाइज दोबारा चेंज हो जाती है। मान लो कि 10 वर्ष पहले की बात करें हम, या 5 ईयर्स पहले की बात करें, तो जो लेबर का वेजेज था वो क्या हो गया, आज से ज़्यादा बढ़ गया है आज। तो समय के साथ ये जो रेट है वेजेज का, वो सरकार क्या करती है, रिवाइज करती रहती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द, जब महंगाई जब बढ़ रही है, किसी भी चीज़ का रेट बढ़ रहा है, उसका रेट बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसलिए समय समय के साथ सरकार जो कहती है मिनिमम वेजेज की रेट भी चेंज करती रहती है। अब देखते हैं, एज विद द लॉ ऑन मिनिमम वेजेज विच इज मेंट टू प्रोटेक्ट वर्कर्स। आखिर मिनिमम वेजेज के क्या मतलब है, सरकार ने लेबरों का एक्सप्लॉयटेशन होने से बचाया। भाई कोई भी कंट्रैक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई एम्प्लॉयर है, वो किसी भी व्यक्ति को मिनिमम वेज से कम पैसा नहीं दे सकता है। यानी कि एक तरह से कहा जाए कि कंट्रैक्टर हो गया या बिजनेस पर्सन हो गया या प्राइवेट कंपनीज हो गया, उन पर एक अंकुश लगाया, उन पर एक दबाव बनाया, किसके फेवर में, लेबर के फेवर में, कि आप लेबर का शोषण नहीं कर सकते हैं, आप उससे अधिक समय तक काम नहीं करा सकते हैं। तो किसके फेवर में है, लेबर फेवर में है कि नहीं है। तो लेबर को शोषण से बचने के लिए, यानी कि लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है रूल्स बनाए गए। देयर आर ऑल्सो लॉ that protect the interest of the producers and consumers in the market।
ऐसा नहीं है कि केवल लेबर्स के लिए ही कानून बना है, रूल बना है तीनों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए भी और प्रोड्यूसर के लिए भी। ऐसा नहीं है कि हमें लेबर का दे दिया कि आपको इतना वर्क करने हैं, इतना आवर करने हैं, तो अगर आप वर्क नहीं करते हैं या फिर मान लो और कंज्यूमर्स ही हैं, कंज्यूमर है, आपका अधिकार है कि आप दुकान पर गए, सामान को चॉइस किए, पसंद किए, रेट जो है आपको बार्गेनिंग जितना करना किए, जो रेट बताया उसको आप दे दिए, ये आपका अधिकार है। ऐसा नहीं कि दुकान पर गए और शॉपकीपर कहता नहीं आप जो देखे उसको लेना ही पड़ेगा, या फिर मैं दिखाऊंगा तो कटा होगा, फटा होगा, नहीं होगा तो भी आपको लेना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये कंज्यूमर के साथ धोखा है, एक्सप्लॉयटेशन है। तो ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप शर्ट परचेज किए, आप घर ले गए, 4-5 दिन यूज किए और कट कर दिए, कहे देखिए भाई ये शर्ट आप कटा हुआ था वापस कर दीजिए, तो क्या होगा? इस सबकी गलत होगा। तो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो तीनों को, यानी कि लेबर को भी, प्रोड्यूसर को भी और कंज्यूमर को भी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है कि कोई आपका शोषण नहीं कर सके। ओके, दिस हेल्प इंश्योर दैट द रिलेशन बिटवीन these थ्री, कौन कौन थ्री? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड वर्कर्स। थ्री पार्टीज आर वर्कर्स, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स आर गवर्न्ड बाय इन अ मैनर दैट इज नो एक्सप्लॉयटेशन। यानी कि यहाँ पर एक बात है वर्कर्स की, यानी कि तीनों का जो संबंध है वो इस तरह से रहे कि कोई किसी का शोषण या जो है मतलब क्या कह उसका मतलब हाँ एक्सप्लॉयटेशन न कर सके। आइए हम चलते हैं आगे, बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं आप। वर्कर्स इन अ टेक्सटाइल मिल इन अहमदाबाद फेस्ड अ ग्रेटर कंपटीशन फ्रॉम लोअर लूम्स। A majority of the textile mills closed down during the 1980 and 1990. Power looms are small units with 4 to 6 loom. लूम क्या है? लूम एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे कॉटन से यार्ड बनता है ना, धागा से धागा बनता है। तो द ओनर्स ऑपरेट देम विथ हायर्ड एंड फैमिली लेबर्स। It is well known as the conditions of work in the power looms are far from satisfactory. चलिए यहाँ पर एक बात दिया हुआ है, हम आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ एक टेबल दिया हुआ है, आप टेबल को खुद से पढ़ेंगे इसको और फिल करने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या होना है। मैं एक आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ कि इसमें हम लोग किस तरह की बातों को पढ़ते हैं। तो टेबल 1 प्रोवाइड सम इम्पोर्टेंट लॉ रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ दिस वेरियस इंटरेस्ट। यानी कि यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है और टेबल में सुनाने का प्रयास किया गया है अलग अलग टेबल में कि जो वेरियस अलग अलग इंटरेस्ट है प्रोटेक्शन के लिए वो क्या क्या है। तो यहाँ पर दिया कॉलम 2 and 3 इन टेबल 1 स्टेट वाई एंड फॉर होम दिस लॉ आर नेसेसरी। कहने का प्रयास की जो नियम है वो क्यों और किसके लिए क्या नेसेसरी है, ये रूल किसको होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। एंड बेस्ड ऑन डिस्कशन इन अ क्लासरूम, जैसे हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्या है? मिनिमम वेजेज एक्ट स्पेसिफाई दैट वेजेज शुड नॉट बी बिलो अ स्पेसिफाइड मिनिमम। यानी कि मिनिमम वेजेज एक्ट क्या है? यह एक ऐसा एक्ट है जिस एक्ट के द्वारा कोई भी बिजनेसमैन, ट्रेडर्स या प्राइवेट कंपनीज उस मिनिमम वेजेज एक्ट वजह से एक वेज फिक्स जाती है, एक मजदूरी तय की जाती है सरकार द्वारा कि इतना मजदूरी कम से कम आपको देना होगा। तो अब कंपनी का मालिक या कॉन्ट्रैक्टर या बिजनेस पर्सन जो लेबर हायर करते हैं वे एक बॉन्ड में जाते हैं कि आपको इतना से कम लेबर की जो वेजेज है वो नहीं दे सकते, अगर देते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है। Many workers are denied fair wages by their employers because they badly need work. Workers have no bargaining power and are paid off low wages. ऐसे में क्या होता है कि वर्कर का जो राइट है लो वेजेज का या मिनिमम वेजेज एक्ट का, उससे लोग बार्गेनिंग करते हैं या फिर उसको जो मान लो काम का सबको बाइनिंग जरूरी है, नीड का वर्क का, तो कंपनी के बाद है कि तो हम ज़्यादा लेबर मिल रहे हैं, क्या करेंगे हम कम रेट में ही लेबर को हायर करेंगे। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, आपको
जो मिनिमम वेजेज है उसको आपको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हुज इंटरेस्ट डज पावर प्रोटेक्ट दिस लॉ इज मेंट द प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑल वर्कर्स, यानी जो लगाया गया मिनिमम वेजेज एक्ट का, इससे किसको बेनिफिट है? इसे बेनिफिट किसको है? लेबर को मेनली, है ना, कि लेबर का जो मिनिमम अधिकार है कम से कम मजदूरी वर्क करने का, उससे कम आप नहीं दे सकते हो। फ्रॉम लेबर कंस्ट्रक्शन वर्क, फैक्ट्री वर्कर्स एंड डोमेस्टिक वर्कर्स etc। देखना आप लोग इसको, बाकी को खुद से पढ़ना। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हम आगे चलते हैं, देखते हैं बट मेयरली मेकिंग लॉ इज नॉट इनफ। अगर केवल नियम बना दी जाए कि अगर आपको कोई शोषण नहीं कर सकता है या मिनिमम वेजेज से कम पैसे आप काम नहीं करा सकता है, क्या ये इनफ है? नहीं इनफ है। केवल रूल बना देना से काम नहीं चलेगा, उस रूल को फोर्सली इम्प्लीमेंटेशन भी करना होगा। और जो अगर उस रूल को कोई ब्रेक करता है या करने का प्रयास करता है तो क्या होना चाहिए? उसके लिए पनिशमेंट की फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कोई रूल बनाने का कोई मतलब नहीं बनेगा। रूल बन के रखा हुआ है और कंडक्टर है कम से कम मजदूरी पे वर्क कराएगा, अधिक से अधिक समय से उससे वर्क कराएगा, तो लेबर को पता ही नहीं कि हम इसके लिए कहाँ जाएं। अधिकार तो है, लेकिन हम रोना किसको रोएं, अपनी बात किससे कहें? इसके लिए रूल के साथ साथ उसको फोर्सली इम्प्लीमेंटेड करना, उसको लागू करना, उसको पालन कराना भी जरूरी है। आइए देखते हैं, द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर दैट दिस लॉ आर इम्प्लीमेंटेड। गवर्नमेंट को निश्चित करना चाहिए कि जो लॉ है वो अच्छे ढंग से सब पर अप्लाई हो। दिस मीन्स दैट द लॉ मस्ट बी इन्फोर्स्ड, यानी कि रूल का सख्ती से पालन होना चाहिए। अगर ऐसा कोई नहीं करता है, रूल ब्रेक करने का काम करता है, उसे पनिशमेंट देना चाहिए। इन्फोर्समेंट becomes even more important when the law seek to protect the weak from the strong। यानी कि लॉ क्या करता है? अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आपको इन्फोर्स करता है, दबाव देता है। मैंने यहाँ पर बताया था आप लोगों को कि मान लीजिए कि छोटा बच्चा है या फिर लोग में कोई थोड़ा सा हैवी है, अगर किसी को हिट करता है या फिर किसी को परेशान करता है, तो कौन आता है कंप्लेन लेकर के? जो मजबूत होते हैं वो या जो कमज़ोर होते हैं वो? तो हम लोग क्या करते हैं, टीचर क्या करते हैं या पुलिस क्या करती है कि जो कमज़ोर होते हैं दोनों की बात सुनेगा, और जो मतलब फाल्टी होता है, जो गिल्टी होता है, उसको पनिशमेंट जाती है। तो ये जो रूल्स हैं, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उन्हें पुलिस क्या करती है? रूल के अकॉर्डिंग प्रोटेक्ट करती है। अगर मान लीजिए कंपनी के लेबर गए केस करे भाई हमको मिनिमम वेजेस से भी कम पैसा मिलता है, तो पुलिस क्या करती है या कोर्ट क्या करता है? कहता है चलो भाई ठीक है, तुम इतना पे काम करो। कंपनी वाली कहाँ से पैसा देगा? नहीं, जो मिनिमम वेजेस है वो आपको देना ही पड़ेगा। यानी कि लेबर के प्रोटेक्शन में, वर्कर्स के प्रोटेक्शन में या कमजोर वर्ग के प्रोटेक्शन में जो है वर्क करता है। द गवर्नमेंट हैज टू रेगुलरली इंस्पेक्ट देयर साइट एंड पनिश दोज हु वायलेट द लॉ। यानी कि कंपनी या जो गवर्नमेंट है ऐसे जगहों पर जहां लेबर वर्क कर रहे हैं, जहां लोगों की एक्सप्लॉयटेशन का होने का चांसेस बनता है, जहां से आवाज़ आती है, वहां समय समय पुलिस जाती है, इंस्पेक्शन करती है, देखती है, और अगर ऐसा पाया जाता है तो क्या होती है? दोषियों को, गिल्टियों को पनिशमेंट होती है। When workers are poor and powerless, the fear of losing future earning or facing reprisal often force them to accept low wages. Employers know this well and use their powers to pay workers less than unfair means. In such case, it is critical that laws are enforced. यानी कि अगर कोई ऐसा भी होता है कि अगर कम वेजेज पे वर्क कराता है, तो आप क्या कर सकते हैं? इस रूल के अकॉर्डिंग अपने राइट का प्रोटेक्शन कर सकते हैं और अपना उचित जो है आप मजदूरी या वेजेज जो है प्राप्त कर सकते हैं। थ्रू मेकिंग इन फोर्स एंड अपहोल्डिंग दिस लॉ, द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स और प्राइवेट कंपनीज सो एज इंश्योर सोशल जस्टिस। यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग या मतलब जो इन्फोर्स जो है
दबाव से जो है इस रूल के अकॉर्डिंग जो वर्क करती है और गवर्नमेंट कंट्रोल करने का काम करती है किसी भी इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ का या प्राइवेट कंपनीज का, ताकि समाज में इस तरह की अनजस्टिस ना हो। अगर होता है तो उसको जस्टिस दिलाए और क्या करें, जो फाल्टी हैं, जो दोषी हैं, उन्हें पनिशमेंट करें। मेनी ऑफ दिस लॉ हैव देयर बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट। इस रूल के अकॉर्डिंग ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो क्या करती हैं, ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान द्वारा हमें प्रदत्त है, मिला हुआ है। फॉर इंस्टेंस द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर कोई आपका शोषण कर रहा है, आपका कोई अधिकारों को मतलब ये कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट में FIR कर सकते हैं, ऐसा राइट्स है। ओके, अब ये एक रूल है क्या, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या होता है देख लीजिए आप लोग, से दैट नो वन कैन बी फोर्स्ड टू वर्क फॉर अ लो वेजेज और अंडर बॉन्डेज, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती काम पर नहीं लगा सकता है या मिनिमम वेजेस से कम पैसे पर काम नहीं करा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठा सकते हैं, आप FIR कर सकते हैं और जस्टिस को प्राप्त कर सकते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार एक और रूल है, द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्रीज और माइंस और इंडेजेंट इन एनी अदर्स हजर्ड्स एम्प्लॉयमेंट। यानी कि एक और रूल है कि किसी भी लड़के को, किसी भी मतलब यानी कि बिलो 14 ईयर्स, 14 वर्ष से कम के एज के चाइल्ड को आप किसी भी ऐसे प्लेस पर जॉब नहीं लगा सकते हो जो डेंजरस हो, जैसे कंपनी में, माइनिंग में या अदर्स प्लेस पर जहां वो काम करने के लायक ना हो, उससे आप काम नहीं करा सकते। अगर ऐसा होता है, अगर आपको भी दिखता है कि कहीं ऐसे वर्क पे बच्चे काम करते हैं, तो आप उसके अगेंस्ट हम पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, हाउ दिस लॉ प्लेड आउट इन द प्रैक्टिस, क्या ये रूल्स जो है वास्तव में प्रैक्टिस में है या कैसे है, तो टू व्हाट एक्सटेंट टू डू दे एड्रेस टू कंसर्न द सोशल जस्टिस। These are some of the questions that this chapter will now go on to explore। यानी कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं आपने देखे होंगे ढाबे में, चाय के दुकानों पे, इस तरह से जो बच्चे हैं 14 ईयर्स के बिलो हैं फिर भी क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अगर आपको भी ऐसा कोई देखे तो आप भी इन्फॉर्म कर सकते हो कि यहाँ पर जो है बिलो 14 ईयर्स के स्टूडेंट जो है काम करने वाले हैं। देखिए, जब ऐसा रूल बन गया कि किसी बच्चे को डेंजरस प्लेस पर जिनका एज 14 ईयर्स से कम है उन्हें आप वर्क नहीं करा सकते हैं, तो ऐसे में क्या किया, तब जो वर्कर्स थे या जो एम्प्लॉयर थे, कंडक्टर थे, वो कहा कि ठीक है मैं डेंजर वर्क नहीं करा सकता हूँ, लेकिन जो सेफ्टी वर्क है वहाँ तो मैं काम करा सकता हूँ ना। लेकिन नहीं, इस रूल को फिर से अमेंडमेंट किया गया, सुधार किया गया रूल में। क्या किया गया देखिए, अकॉर्डिंग टू द 2011 census, our 4 million children in India aged between 5 to 14 work in various occupations including hazard ones। यानी कि देखा गया जो 2001 में जो वो हुई थी, गणना हुई थी, उसमें देखा गया कि नियर अबाउट 4 मिलियंस यानी कि 40 लाख बच्चे जिनका एज 5 to 14 ईयर्स है, वो आज भी क्या करती हैं, कंपनी में वर्क करते हैं या वैसे जगह वर्क करते हैं जहाँ तो डेंजर तो नहीं है लेकिन कहीं कहीं डेंजर भी है, ऐसी जगह वर्क कर रही हैं। तब देखा गया इन 2016 पार्लियामेंट अमेंड द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड द रेगुलेशन एक्ट 1986 में रूल बना कि आप किसी भी चाइल्ड को जिनका एज 14 ईयर्स से बिलो है आप उससे वर्क नहीं करा सकते हैं, खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं। तो कंपनी के भाई ने कहा मैं खतरनाक काम नहीं कराऊंगा, लेकिन सिंपल तो काम कर सकते हैं, इसका तो रूल नहीं है कि नहीं करा सकते हैं। लेकिन सरकार ने देखा 2011 में जब गणना हुई थी कि लगभग 40 लाख लोग जिनकी एज 5 to 14 ईयर्स है वो आज भी क्या है, एम्प्लॉयमेंट है, जबकि ये एज उनकी बेसिक शिक्षा का है, उनकी एजुकेशन ग्रहण करने का है, उनका अधिकार भी है, तो उसको इसके लिए इनका एज है, जबकि क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने फिर से इस रूल में सुधार किया। क्या किया, इसमें हुआ बैनिंग द एम्प्लॉयमेंट एक्ट चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन
all occupations and all the adolescents aged 14 to 18 years in the hazard occupations and process. It made an थोड़ा सा यह है employing these children or adults the cognizable ऑफेंस, यानी कि सच है इसमें ये किया गया किसी प्रकार की जॉब हो, चाहे वो डेंजरस हो या नहीं डेंजरस हो, आप 14 से बिलो एज के लोगों को आप काम पे नहीं लगा सकते हो, चाहे वो कोई भी वर्क हो। और नेक्स्ट है तो नेक्स्ट है इट मेड एम्प्लॉइंग दीज चिल्ड्रेन और चिल्ड्रेन ऑफ कॉग्निजेबल डिफेंस एनीवन फाइंड वायलेटिंग द बैन must be penalized with the punishment ranging from a jail term of 6 months or 2 years and or fine 20,000 to 50,000। यानी कि रूल के अंदर ये बताया कि अगर ऐसा कोई दिखता है जो बिलो 14 ईयर्स एज के बच्चों को काम करा रहा है, उसके लिए पनिशमेंट फिक्स की गई या तो उसको 6 मंथ के लिए या फिर 2 ईयर्स के लिए जेल हो सकता है, और या फिर या दोनों हो सकता है, या दोनों में से कोई भी एक हो सकता है कि उसे 20,000 to 50,000 का जुर्माना भी देना होगा। यानी कि अगर ज़्यादा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपको 2 वर्ष या 6 मंथ की जेल भी हो सकती है, या 20 से 50,000 की फाइन भी आपको भरना हो सकता है। ऐसा रूल बना दिया गया। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड आस्क्ड स्टेट गवर्नमेंट टू डेवलप प्लान्स टू रेस्क्यू द रिहेबिलिटेड चिल्ड्रेन हु आर वर्किंग। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को भी ऑर्डर दिया कि अगर आपके स्टेट में ऐसा कुछ होता है तो आप उन्हें ध्यान दीजिए और उसको रेस्क्यू कीजिए, वैसे बच्चों को वहाँ से काम पर से हटवाइए। और इसके लिए एक गवर्नमेंट ने एक पोर्टल्स यानी कि एक क्या बोलते हैं उसको वेबसाइट जो है लॉन्च करी ऑनलाइन पोर्टल http://government.in प्लेटफॉर्म ऑफ इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर ना हैज बिकम अ फाउंडेशनल इन 2017। यानी 17 में एक लॉन्च किया गया आपका पोर्टल, जिसके पोर्टल पर आप भी अगर आपको भी दिखता है कि कहीं चाइल्ड लेबर वर्क हो रहा है, लेबर जो है चाइल्ड ग्रुप में वर्क कर रहे हैं या चाइल्ड जो है लेबर ग्रुप में वर्क कर रहे हैं, तो आप इस पोर्टल के माध्यम से सरकार से कंप्लेंट कर सकते हो, है ना। इट इज मींट फॉर फिलिंग ऑफ कंप्लेंट चिल्ड्रेन ट्रैकिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड द मॉनिटरिंग ऑफ नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट यानी कि NCLP नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, इस तरह का नाम दिया गया एक पोर्टल का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया चाइल्ड लेबर को बैन करने में। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट का जो पार्ट्स है हम नेक्स्ट वीडियो में